गीता शर्मा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली दो वीडियोस में बच्चों हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या को पढ़ा था। आशा है आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, सुना होगा और व्याख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर पर चर्चा, और साथ ही काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है इस पर भी हम कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप में से जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। बच्चों, अगर आपको पाठ की व्याख्या याद होगी तो हम देख सकते हैं कि काव्यांश नंबर 1 के अंत की पंक्तियों में और काव्यांश नंबर 2 की शुरू की पंक्तियों में इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। तो चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या तर्क दिए थे। लक्ष्मण जी ने कहा था, हमने तो बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए है? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, यह तो उनके छूने मात्र से ही टूट गया है। इस धनुष के टूट जाने से किसी का क्या हानि लाभ है? हे स्वामी, हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान है। इस प्रकार यह प्रश्न नंबर 1 का उत्तर बनता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में प्रश्नकर्ता ने राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में पूछा है कि जब परशुराम ने क्रोध किया तो राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं हमें बतानी हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि उन दोनों की क्या प्रतिक्रियाएं हुई थी। श्री रामचंद्र जी ने स्वयं को उनका दास बताया और विनम्र शब्दों में आने का कारण पूछा। अब इस प्रतिक्रिया से पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी शांति प्रिय, विनम्रशील, मृदुभाषी, बड़ों का आदर करने वाले, मर्यादा में रहने वाले पुरुषोत्तम राम थे। और लक्ष्मण जी ने की क्या प्रतिक्रिया थी? लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के व्यवहार व उनकी वीरता पर व्यंग्य करते हुए अनेक तरह के जवाब दिए, जिससे पता चलता है कि लक्ष्मण जी उदंड, क्रोधी, नासमझ, बड़ों का अपमान करने वाले, कटुभाषी, किसी से ना डरने वाले व मर्यादा का उल्लंघन करने वाले थे। हालांकि लक्ष्मण जी में साहस और शक्ति की भी कोई कमी नहीं थी। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में जो पूछ रखा बच्चों, उसे हमें संवाद शैली में लिखना है। क्या पूछ रखा है कि कविता का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे संवाद शैली में लिखना है। तो कविता आपने पूरी पढ़ ली, अवधी भाषा में लिखी हुई है और हिंदी भाषा में मैं आपको उसकी व्याख्या बता चुकी हूँ। अब उसमें से आपको कौन सी बात, कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा उसे संवाद शैली में लिखना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ संवाद शैली क्या होती है। कक्षा 9वीं में संवाद लेखन आप लोगों ने सीखा होगा कि जो दो व्यक्ति बातचीत करते हैं उनको वैसे की वैसे लिखना संवाद लेखन कहा जाता है। जैसे लक्ष्मण ने कहा तो हम आपकी जो कॉपी है उसके बाएं हाशिए पर लिखेंगे लक्ष्मण। फिर लक्ष्मण ने जो कहा वो ऐसे कैसे आप लिखेंगे। जैसे लक्ष्मण ने कहा था, लक्ष्मण लिखकर आप लिखेंगे कि हमने तो बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया। इस प्रकार लक्ष्मण की 2 या 3 बातें हैं वो आप लिख देंगे। फिर जो परशुराम ने कहा कि तुम तो काल के वश में होकर बोल रहे हो, माता पिता को सोच में डाल रहे हो, इस प्रकार आपको जो अंश अच्छा लगा उसी को आप हिंदी भाषा में संवाद शैली में लिख देंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में काव्यांश की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो मैं आपको बताती हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विधि क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल बार मही देवनी दीनी, सहज बाबू छेद निहारा, परशु बिलोकी महिप कुमारा। इन पंक्तियों के आधार पर प्रश्न में क्या पूछ रखा है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, इन पंक्तियों के आधार पर हमें बताना है। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। वो कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत ही क्रोधित स्वभाव का हूँ, सारे संसार में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हूँ। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं की ताकत से धरती को राजाओं से हीन किया है
और जीती हुई धरती को ब्राह्मणों को दान में दिया है। आप लोगों को व्याख्या याद आ गई होगी बच्चों, इन लाइनों की व्याख्या यही बनती है और इन व्याख्या के अंदर ही परशुराम जी ने अपने विषय में कहा है। और एक अतिरिक्त प्रश्न इसके बारे में आ सकता है। प्रश्न नंबर 4 में सिर्फ आपको परशुराम जी के विषय में लिखना है, लेकिन इसी में एक प्रश्न और बन सकता है कि इसी आधार पर बताइए कि उन्होंने अपने फरसे के बारे में क्या बताया। तो इसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। उन्होंने अपने फरसे के बारे में बताया कि उनके फरसे ने सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं को काटा है। वह इतना निर्मम और भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देता है। तो इसमें एक प्रश्न एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एक प्रश्न मैंने आपको अतिरिक्त बता दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में प्रश्नकर्ता ने वीर योद्धा की विशेषताएं पूछी हैं। तो वीर योद्धा की विशेषताएं लक्ष्मण ने बताई थी। क्या बताया था कि वीर योद्धा युद्ध के मैदान में शत्रु के साथ वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं। वे अपने मुख से अपनी वीरता की कहानियां नहीं बताते। वीर योद्धा वीर व्रत को धारण करने वाले होते हैं, धैर्यवान होते हैं, क्षोभ रहित होते हैं और किसी को गाली नहीं देते हैं। अब इसी प्रकार इसमें अगर पूछ लिया जाए कायर योद्धा कौन होते हैं, तो कायर योद्धा युद्ध के मैदान में शत्रु को सामने पाकर अपनी वीरता की डींगे मारता है और अपनी प्रशंसा स्वयं करता है और युद्ध करने से कतराता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। बच्चों ये जो प्रश्न नंबर 6 है इसको हम विचारात्मक प्रश्नों की शैली में डालते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्नों की शैली में डालते हैं कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए, यानी आपको अपने विचार लिखने हैं। है पाठ से संबंधित लेकिन पाठ के अंदर से इसका उत्तर नहीं है, ये आपको अपने विचार बताने हैं। तो मैं आपके सामने बार इसको बताती हूँ, आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। प्रस्तुत कविता में दिखाया गया है कि श्री रामचंद्र जी बहुत ही साहसी व शक्तिशाली थे और इसके साथ साथ विनम्र भी थे, जिस कारण वे सभी के प्रिय थे। हमारे विचार से साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो वह सोने पर सुहागे का काम करती है, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति का विनम्र होना उसकी मजबूरी को दर्शाता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति का विनम्र होना उसके सद्गुणों में वृद्धि करता है और उसे लोकप्रिय बनाता है। सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, तो इसलिए शक्ति के साथ विनम्रता का होना भी जरूरी है। बच्चों आज भी समाज में अनेक ऐसे महान व्यक्तियों के उदाहरण मिल जाएंगे जो शक्तिशाली व अमीर होते हुए भी विनम्र होते हैं और सेवा कार्यों में लगे होते हैं, जिस कारण वे सभी के दिलों पर राज करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में 3 काव्यांश दिए गए हैं छोटे छोटे, उनके आपको भाव स्पष्ट करने हैं। पहली पंक्ति, पहला काव्यांश जो है, भेसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महाभटमानी, पुनी पुनी मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। बच्चों एक बात आप समझ लीजिए अच्छे से, प्रश्न में पूछ रखा है भाव स्पष्ट करना, ना कि व्याख्या। व्याख्या और भाव में अंतर होता है। व्याख्या में एक एक शब्द को सरल हिंदी में बताते हुए उसका विस्तृत विवेचना करते हैं, जबकि भाव में क्या बताते हैं कि उसमें जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं, उनका मूल भाव क्या है। तो इन 2 पंक्तियों का मूल भाव क्या है का मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी को व्यंग्यात्मक रूप से महान योद्धा कहकर उनकी वीरता पर व्यंग्य करते हैं, धमकी को फूंक में पहाड़ उड़ाने जैसा बताते हैं। अब इसी का ख है, इहा कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसका भाव क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के धनुष बाण और फरसे पर व्यंग्य किया है और उन्हें काशी फल के कच्चे फल के समान कमजोर नहीं है, जो आपकी तर्जनी देखकर ही मर जाएगा। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने उनकी धमकियों से न डरते हुए उनकी वीरता पर व्यंग्य किया है। अब तीसरा देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में विश्वामित्र जी ने मन ही मन परशुराम जी की अज्ञानता पर हंसते हैं कि वे सब कुछ जानते हुए भी राम लक्ष्मण को गन्ने से बनी हुई खांड के समान कमजोर समझ रहे हैं, जबकि वे दोनों लोहे से बनी हुई खांड के समान शक्तिशाली हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में
तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखना पूछ रखा है। अगर आप ध्यान दें तो जब मैंने पाठ का परिचय आपको बताया था तो उसमें 5-6 पंक्तियां आ गई थी, फिर भी मैं इसको आपको दोबारा बताती हूँ। भाषा सौंदर्य देखिए, सरल सहज अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली के साथ बोली के शब्दों का भी समावेश है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। स्वर मैत्रीय कारण ज्ञात्मकता का गुण है, यानी इसको गा सकते हैं। वीर रस व रौद्र रस की निष्पत्ति हुई है और एक प्रसंग में भयानक रस भी दिखता है, जैसे वो गर्भ के बच्चे वाली बात थी, उसमें भयानक रस है। प्रसंगानुकूल मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने अपनी कविता में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। इस प्रकार ये तुलसीदास जी की भाषा का सौंदर्य मैंने आपको बताया है। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य। व्याख्या तो आपने पढ़ ली है बच्चों, सुन ली है। आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी किस प्रकार परशुराम जी पर व्यंग्य करते हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ उन्होंने व्यंग्य किया था। लक्ष्मण द्वारा शिव धनुष को सामान्य धनुष बताकर परशुराम जी का अपमान करना और वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए उनकी वीरता पर व्यंग्य वचन कहना, उन्हें व्यंग्यात्मक रूप से महान योद्धा कहना तथा गुरु ऋण से मुक्त होने की बात कहकर उन पर व्यंग्य करते हुए उनका अपमान करना। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 10 में अलंकारों को पहचानना है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, इसमें ब की आवृत्ति है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि कुलिस में क की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। सम वाचक शब्द है, उपमा के अंदर आता है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो काल हाँक जनु, जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द होता है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बार बार शब्द 2 बार आ गया तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुभर कोपु कृशानु, इसमें सरिस शब्द उपमा का वाचक शब्द होता है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। भृगुभर कोपु कृशानु, कोपु कृशानु क्रोध रूपी अग्नि में रूपक अलंकार है। और बढ़त देखी जल सम वचन बोले, सम यहाँ पर फिर उपमा का वाचक शब्द है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और यहाँ पर वचन बोले में अनुप्रास अलंकार भी है। तो बच्चों ये आपके अलंकार थे। अब काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बच्चों काव्य सौंदर्य एक ऐसा प्रश्न है जो पूरी कविता में से किन्हीं भी पंक्तियों का पूछ सकते हैं। काव्य सौंदर्य के 2 भाग होते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य हम प्रश्न नंबर 7 में कर चुके हैं कि कवि उसमें क्या कहना चाहता है, काव्यांश का मूल भाव। और शिल्प सौंदर्य के अंदर उसकी भाषा, शब्द, अलंकार, जो हमने तुलसीदास जी का भाषा सौंदर्य अभी किया था। तो ये दोनों बातें लिखते हैं तो वो काव्य सौंदर्य बन जाता है। एक उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए 2 पंक्तियां पेपर में आ जाती हैं आपकी कि गाधी सुनू का हृदय हसी, और इनका आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। तो पहले आप इसका भाव सौंदर्य लिखेंगे कि प्रस्तुत होय में विश्वामित्र जी मन ही मन परशुराम जी की अज्ञानता पर हंस रहे हैं कि वे राम लक्ष्मण को अन्य क्षत्रियों की भांति सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उनकी वीरता से परिचित होते हुए भी अनजान बन रहे हैं। ये इसका भाव सौंदर्य हो गया। और शिल्प सौंदर्य में क्या आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त अवधि भाषा का प्रयोग किया है। स्वर मैत्रीय कारण ज्ञात्मकता का गुण है। हृदय हसी में अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद है। सावन के अंधे को सर्वत्र हरा येरा दिखाई देना मुहावरे का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो बच्चों आपको इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। शिल्प सौंदर्य में आप कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं और भाव सौंदर्य का 1 पॉइंट, टोटल आप 4 पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि यह उत्तर जो है 2 नंबर का बनता है। अब अतिरिक्त प्रश्न, प्रस्तुत कविता में लक्ष्मण जी स्वयं की बातें परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। लक्ष्मण जी ने एक बार कहा कि आप बड़े हैं, मैं आप अगर मुझे मारोगे तो भी मैं आपके पैर पड़ता हूँ। एक जगह तो उन्हें यह बात कही और अन्य जगह पर देखे तो वो उनका अपमान पर अपमान किए जा रहे हैं। अगर वो उनको बड़ाई मानते हैं और मारने पर पैर पड़ते हैं तो उनको अपमानजनक बातें कहनी ही नहीं चाहिए थी। इस प्रकार लक्ष्मण जी की बातें परस्पर विरोधाभासी हैं। परशुराम जी की बातों में भी विरोधाभास है। परशुराम जी ने एक जगह कहा कि मेरा फरसा गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देता है, और वहीं पर अगले काव्यांश में उन्होंने कहा कि मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ।
तो एक जगह वो इतने निर्मम हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे को मार दें, और दूसरी तरफ वो दयालुता दिखा रहे हैं कि मैं तुमको बच्चा समझकर नहीं मार रहा हूँ। तो उनकी बातों में भी विरोधाभास झलकता है। प्रस्तुत कविता में गुरु ऋण से मुक्त होने की बात किसने कही है और क्यों, ये आपको पता है। परशुराम जी ने गुरु ऋण से मुक्त होने की बात कही है क्योंकि उनकी दृष्टि में जो लक्ष्मण जी थे वो गुरुद्रोह करने वाले अपराधी थे। तो वो ये समझते थे कि वो माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं और अब वो लक्ष्मण को मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाएंगे। परशुराम जी ने अपने स्वभाव के बारे में क्या क्या बातें बताई वो हम प्रश्न नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। अल्पवयस्क बालक बुजुर्गों को छेड़कर आनंदित होते हैं। बच्चों ये बता दूं, ये वाला प्रश्न अभी 2020 की बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। अल्पवयस्क होते हैं छोटी उम्र के बालक, बड़ों को छेड़कर आनंदित होते हैं। हम अपने आसपास भी ऐसा वातावरण कई बार देख सकते हैं। और इसमें लक्ष्मण जी अल्पवयस्क हैं, छोटी उम्र के बालक हैं, और वो परशुराम जी को छेड़ रहे हैं और इससे उनको आनंद मिल रहा है। तो इसमें हमें यही बातें लिखनी है कि लक्ष्मण ने कौन कौन सी बातें कहकर परशुराम जी को छेड़ा था। कोई भी 3 या 4 बातें हम लिख सकते हैं। जैसे धनुष को तोड़ने के तर्क दिए, उनको व्यंग्यात्मक रूप से महान योद्धा कहा। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। लक्ष्मण जी ने अपने कुल की जो विशेषताएं बताई, उन्होंने अपने कुल की विशेषता बताई थी, आपको याद हो तो काव्यांश नंबर 2 या 3 है, ये देख लेना एक बार। उसमें इन्होंने बताई थी कि हमारे कुल में ब्राह्मण, गाय, हरिजन और देवता, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि अगर इनको मार दें तो पाप लगता है और इनसे अगर हार जाएं तो अपयश फैलता है। तो बच्चों ये हमने अतिरिक्त प्रश्न भी कर लिए। आशा है आपको प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे, व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। कहीं पर कोई संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। व्याख्या को 2 या 3 बार दोबारा देखें, प्रश्न उत्तर की वीडियो भी आप बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करें, और पहले ही बता चुके लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे। धन्यवाद।